नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिसार में संत नामदेव जयंती समारोह का हुआ आयोजन। हिसार पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने जीजेयू में संत नामदेव जयंती समारोह में की शिरकत। एएसआई संदीप राठौर के घर पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल। परिजनों से 40 मिनट तक की बातचीत। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। अमेरिका से वापस लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी लखविंदर। हरियाणा एसटीएफ को बड़ी सफलता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी लखविंदर उर्फ लाखा गिरफ्तार। इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। और अब समाचार विस्तार से। आज हिसार में संत नामदेव जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में संत नामदेव जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने संत नामदेव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नलवा विधानसभा में धन्यवाद रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने हिसार जिले के नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई सौगातें दी। प्रदेश में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार जिले के नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। वहीं पुलिस और प्रशासन ने सीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, परम संत नामदेव जी महाराज के जयंती समारोह में मुझे भी आज यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको पुनः संत नामदेव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत नामदेव जी भारत की संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्रों में से एक नामदेव जी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति, कुल या पद नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति, सेवा से होकर के जाता है। ये परम संत नामदेव जी ने इसको सिद्ध किया है। साथियों, संत नामदेव जी का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी तपस्या ने उन्हें असाधारण बना दिया। साथियों, वे हर व्यक्ति में, संत परम संत नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछात और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष आज एएसआई संदीप राठौर के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने एएसआई के परिजनों से 40 मिनट तक बातचीत की। राज्यपाल असीम कुमार घोष के जुलाना पहुंचने से पहले एएसआई संदीप राठौर के घर के बाहर और गलियों में पुलिस तैनात की गई थी। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने परिजनों से मिलकर जहां उन्हें ढांढस बंधाया, वहीं उन्होंने परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हरियाणा एसटीएफ की अंबाला यूनिट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लखविंदर उर्फ लाखा को गिरफ्तार कर लिया है। लखविंदर को 2023 में अंबाला के सेक्टर 9 पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले के तहत पकड़ा गया है। उस पर अवैध हथियार रखने, धमकी देने, नुकसान पहुंचाने और साथियों के साथ मिलकर जबरन वसूली की कोशिश करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक लखविंदर को हाल ही में अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने
गिरफ्तार किया था और इसके बाद 25 अक्टूबर 2025 को उसे भारत डिपोर्ट किया गया था और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आज उसकी अदालत में पेशी हुई। लखविंदर हरियाणा के कैथल जिले के तितरम गांव का रहने वाला है और वह 2022 से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर अमेरिका में सक्रिय था। उस पर हरियाणा के 5 जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। लखविंदर के खिलाफ 26 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और इसी नोटिस के आधार पर एफबीआई ने उसे अमेरिका में पकड़ा और अब उसे भारत भेज दिया गया है। हरियाणा एसटीएफ अब उससे उसके नेटवर्क और गैंग की गतिविधियों को लेकर पूछताछ कर रही है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की अंतिम अरदास आज पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारा में हुई। अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया। वहीं हरियाणा के नेताओं के अलावा पंजाब से भी मंत्रियों ने अंतिम अरदास में अपनी हाजिरी लगाई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी अंतिम अरदास में शामिल हुए। वहीं अंतिम अरदास के आयोजन में प्रदेश भर से हजारों लोग पहुंचे और दिवंगत अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्मा की शांति के लिए अरदास की। गौरतलब है कि रोहतक में सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। पूरन कुमार जी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हरियाणा के हिसार सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है और अदालत ने टिप्पणी की कि ज्योति के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह डिजिटल साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ में मदद कर सकती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं ज्योति के वकील ने अदालत में दलील दी कि जांच एजेंसियों ने जिन खुफिया सूचनाओं पर भरोसा किया है उनकी सही जांच नहीं हुई है और अभियोजन पक्ष विदेशी एजेंटों को संवेदनशील जानकारी साझा करने के ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है। इस पर अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में अंतिम परीक्षण आवश्यक है लेकिन जमानत देने से पहले जांच की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। कैथल पुलिस अधीक्षक उपासना के दिशा निर्देशानुसार साइबर और विदेशी ठगों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए कैथल स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने कनाडा भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठगने और युवकों को लीबिया में बंधक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि लीबिया में फंसे 5 भारतीय युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू करवाया गया है। गाँव फरियाबाद निवासी सुरेश कुमार रामबीर और गांव बड़सीकरी खुर्द निवासी कृष्ण कुमार ने शिकायत दी थी कि वे अपने बेटों आदित्य, विक्रांत और सुमित को विदेश भेजना चाहते थे और इस दौरान उनकी मुलाकात फतेहाबाद निवासी मंजीत और साधनावास निवासी मान सिंह से हुई। मान सिंह ने प्रति युवक 26 लाख रुपए लेकर कनाडा भेजने का भरोसा दिया और 10 सितंबर को वह युवकों को दुबई ले गया जहां से 11 सितंबर को लीबिया भेज दिया गया। वहां रहने और खाने के नाम पर अतिरिक्त रकम भी वसूली गई और कुछ समय बाद युवकों के परिवारों से अली नामक व्यक्ति ने संपर्क कर कथित फिरौती की मांग की। परिवारजनों ने
दबाव में 70 से 80 लाख रुपए तक भी दे दिए और मामला गंभीर होने पर थाना राजौंद में केस दर्ज किया गया और जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट को सौंपी गई। एसआई रमेश चंद्र और एएसआई तरसेम सिंह की टीम ने विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और अन्य एजेंसियों की मदद से लीबिया में फंसे 3 कैथल और 2 पंजाब के युवकों को सुरक्षित छुड़वाया। 23 अक्टूबर को 3 युवकों को दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव किया गया और 24 अक्टूबर को आरोपी मान सिंह को गोहाना बाईपास सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया गया। गांव फरियाबाद के निवासी थे सुरेश रामबीर और एक गांव बड़सीकरी से कृष्ण कुमार। उनकी शिकायत हमारे पास रिसीव हुई थी कि वो अपने 3 बच्चे थे, आदित्य, विक्रांत और सुमित, उसको वो कनाडा भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक मंजीत है फतेहाबाद ज़िले का, उसका जो मास्टर विजन नाम से एक आइलेट सेंटर चलाता है, उससे उनकी बात हुई थी। उसने नेक्स्ट एक पर्सन था मान, जो कि फतेहाबाद का निवासी था, गांव साधनावास का, उससे उनका टाई अप करा दिया। और जो मान था उन्होंने करा कि 26 लाख पर हेड, मतलब पर पर्सन वो उनको कनाडा भेज देंगे, इस तरीके से उनकी बात हुई। तो मान ने क्या किया कि उसने 10 सितंबर को उनका दुबई का टिकट करा के उनको अपने साथ ले गया। इसके साथ ही 2 पंजाब के युवक थे, उनको भी, उन 5 को अपने साथ लेके गया। 11 तारीख को वो सभी दुबई से लीबिया के लिए रवाना हो गए। इनकी अपने पेरेंट्स से, परिजनों से बात 29 सितंबर तक को होती रही। उसके बाद उनके परिवारजनों से फिरौती डिमांड करने लग गए। दुबई का एक पर्सन था अली, जिन्होंने परिवारजनों से बात की और उनसे फिरौती की डिमांड की कि आप अपने बच्चे को सही सलामत रखना चाहते हैं तो इतने पैसे हमें दीजिए। अब मामले की जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट रिसीव हुई, राजौंद के जो हमारे पास कंप्लेनेंट आए, जैसे ही कंप्लेनेंट हमारे पास उन्होंने पूरा ये मैटर बताया तो काफ़ी सीरियस मैटर था। हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर की और हमारी जो स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट है उसको हमने ये जो जांच है वो सौंप दी। इसमें जो हमारे एसआई रमेश चंद है, इनकी पूरी टीम और जो हमारी साइबर की टीम थी, उन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई की और जो भी हमारे पास इनपुट्स थे, तकनीकी इनपुट्स थे, जो मानवीय इनपुट्स थे, इसके साथ ही उन्होंने लीबिया एम्बेसी से हमारा टाई अप किया और इसमें जो हमारे 5 बच्चे थे इनको सकुशल रेस्क्यू करा लिया गया। इनमें से 3 बच्चे हैं वो कैथल जिले के हैं और 2 हैं वो जो पंजाब के फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं। बिहार चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के बयान की यदि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव ये तो स्वीकार कर लिया है कि एनडीए की सरकार आ रही है, मुख्यमंत्री किसको बनना है ये तो हमारा मामला है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मंचों से कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को घर जाकर सोचना चाहिए। ऊर्जा मंत्री अनिल विज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप तय होने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का यह पैमाना रहा है कि जिस पर जितने ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हों उसे उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पूछे गए सवाल पर विज ने कहा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनकर तैयार है, उम्मीद है कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान ही इसका उद्घाटन होगा। ये बयान देना कि अगर एनडीए की सरकार आ भी गई तो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि तेजस्वी ने ये तो स्वीकार कर लिया है कि एनडीए की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाना है वो मामला हमारा है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी खुले मंचों से कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब तेजस्वी को घर जाके सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये पैमाना है कि जिसके ऊपर जितने ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप हो उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। राहुल गांधी जी पर भी आरोप हैं, राहुल गांधी जी को सबसे ऊंचा पद दिया हुआ है। भूपिंदर सिंह हुड्डा पर भी आरोप हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया हुआ है। और राव नरेंद्र पर भी आरोप हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसीलिए उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इस पार्टी का ये किरदार है। और जब भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार रही थी तो मैं तो उसको हमेशा CLU सरकार कहता था
क्योंकि CLU ही बेचेंगे, CLU ही बांटेंगे। दिवाली के बाद से हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में से 4 हरियाणा के हैं और इन शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं है। दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ का AQI 324, धारूहेड़ा और 307, पानीपत का AQI 306 रहा, वहीं नोएडा का AQI 324 रहा। वहीं पंजाब के साथ लगते जिला फतेहाबाद की हवा सबसे जहरीली बनी हुई है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज किया गया है और इन शहरों में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर बात तापमान की करें तो नारनौल की रात सबसे ज्यादा ठंडी रही। यहाँ तापमान 14.6 डिग्री पर पहुंच गया और वहीं हिसार में तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहा। वहीं मौसम विभाग ने 28 और 29 अक्टूबर को मौसम बदलने की संभावना जताई है। हवा की गति तेज होने से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।